दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पिता राजीव गांधी विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री सदैव अटल में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 7 सितंबर से 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी यात्रा के 9 दिनों के ब्रेक पर रहते हुए दिल्ली में मौजूद हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से फिर से शुरू होनी है। उससे पहले इस कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में फिर से टी शर्ट पहने राजघाट पर पहुंचे। अब इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं। एक तरफ राहुल श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं और दूसरी तरफ पार्टी के नेता अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना जहर है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर सभी पार्टियों में चलता ही रहता है और इस बीच में राहुल गांधी पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया निशाना साधते नजर आए। उन्होंने साफ साफ राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नाटक कर रहे हैं। राहुल का प्रयोग अटल सत्ता को कड़ाके की ठंड में एक बार फिर राहुल गांधी टी शर्ट पहने नजर आए। हालांकि आजकल राहुल गांधी की टी शर्ट काफी बयानों का निशाना बन रही है और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसा गया है। कहा कि अंदर जहर और बाहर सम्मान देने का दिखावा किया जा रहा है। ये बयान गौरव भाटिया की तरफ से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए दिया गया। बैंक लोन फ्रॉड केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाल रही थी तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था। वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का बैंक लोन देने के मामले में सीबीआई ने पिछले हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों को मुंबई के विशेष कोर्ट से 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से लोन दिया गया था, जो बाद में एनपीए हो गया और बाद में इसे बैंक फ्रॉड कहा गया। सितंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। दरअसल 2012 में चंदा कोचर की अगुवाई में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया और 6 महीने बाद वेणुगोपाल धुत के स्वामित्व वाली मेसर्स सुप्रीम एनर्जी ने मेसर्स न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ का लोन दिया, जिसमें दीपक कोचर की 50% हिस्सेदारी है। तो आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इस बैंक फ्रॉड मामले में अब सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जब वेणुगोपाल धुत को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि सीबीआई के 3 दिन की हिरासत में है और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर इस धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि जिस वक्त चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थी, उस वक्त उन्होंने वीडियोकॉन को एक बड़ा लोन दिया था, जिसके बाद ये तमाम मामला सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में अब वेणुगोपाल धुत को गिरफ्तार किया गया है। वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत को गिरफ्तार कर ये बड़ी कार्रवाई की गई है आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में। वहीं बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पुनः जांच के
जो है वो शुरू कर दी है कि मामला रेलवे परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का है। लालू यादव यूपीए एक सरकार में ये पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। आरोप है कि तभी भ्रष्टाचार हुआ। इस मामले में सीबीआई ने 2018 में जांच शुरू कर दी थी। 2021 मई महीने में जांच बंद कर दी गई थी। यही मामला अब फिर से खुला है। भारतीय रेलवे की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू होने के बाद लालू यादव की पर संकट के बादल एक बार फिर से मंडराने लगे हैं। इससे पहले उन्होंने अन्य मामलों में सजा जो उन्हें है वो मिल चुकी है और अब लंबे समय तक जेल में रह भी रहे हैं। हाल ही में उनकी एक गंभीर बीमारी की वजह से उनका इलाज चल रहा था, जिसमें उनकी बेटी ने किडनी डोनेट की थी। लालू का नाम चारा घोटाले में बतौर मुख्य आरोपी रहा। उसके अलावा जब वो यूपीए 1 सरकार में रेलवे परियोजनाओं का पोर्टफोलियो संभाल रहे थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो ये लालू यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई की तरफ से जांच एक बार फिर से खोल दी गई है। भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें रेलवे को पोर्टफोलियो को जब वो संभाल रहे थे उस वक्त जो रेलवे परियोजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ उस मामले की जांच जो कि मई 2020 में बंद हो गई थी वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक बार फिर से जांच की जा रही है। इससे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रेलवे परियोजना में भ्रष्टाचार मामले में जांच एक बार फिर से शुरू हो रही है। हालांकि जांच को पहले बंद कर दिया गया था। सीबीआई की तरफ से इस जांच को एक बार फिर से शुरू किया गया है। उस वक्त रेलवे का पोर्टफोलियो संभाल रहे थे लालू यादव जब ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला जो कि सामने आया था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी है। मई 2020 में ये जांच बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस जांच को शुरू किया गया है। यानी कि लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। फिलहाल एक गंभीर बीमारी की वजह से उनका इलाज चल रहा था। उनकी बेटी ने उन्हें किडनी डोनेट की थी और अब एक बार फिर से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सीबीआई की तरफ से रेलवे परियोजना भ्रष्टाचार मामले में जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पहले भी इस मामले में जांच हुई थी जो कि मई में बंद हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से अब सीबीआई की तरफ से इस जांच को शुरू कर दिया गया है। कैग की आई लेटेस्ट रिपोर्ट में असम में एनआरसी के डाटा संबंधित कई सवाल खड़े हुए हैं। कैग ने असम में एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता पाई है और डाटा में छेड़छाड़ के जोखिम को चिन्हित किया गया है। कैग ने असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 215 सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज को अनियमित तरीके से कोर सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया था। रिपोर्ट के अनुसार एनआरसी को अपडेट करने के लिए एक अत्यधिक सुरक्षित और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर को विकसित करने की जरूरत थी। रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो कैग की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। एनआरसी के डाटा में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद अब डाटा में छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से चप्पल पहनाई। प्रद्युमन सिंह तोमर 66 दिनों से बिना जूते चप्पल के नंगे पैर घूम रहे थे। आपको बता दें कि ग्वालियर में सड़कों की मरम्मत नहीं होने से नाराज होकर चप्पल जूते पहनना छोड़कर नंगे पांव चलने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने 66 दिन बाद रविवार को चप्पलें पहन ली। खास बात यह रही कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर मंत्री प्रद्युमन सिंह ने अपना अनशन तोड़ा। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि जिन सड़कों के लिए मंत्री तोमर ने चप्पलों का त्याग किया था वो अब शानदार बन रही हैं। तो 66 दिनों बाद शिवराज के मंत्री जो कि नंगे पांव रहे 66 दिन तक, उनको चप्पल पहनाई गई। सिंधिया ने प्रद्युमन तोमर को चप्पल पहनाई और साथ ही कहा कि जिन सड़कों के विकास के लिए ये बात की जा रही थी, जहां पर परेशानियां हो रही थी, अब उनको शानदार तरीके से बनाया जा रहा है, यानी कि उन परेशानियों को दूर किया जा रहा है। सिंधिया के आग्रह पर प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपना ये अनशन खत्म किया और 66 दिनों बाद एक बार फिर से चप्पलें पहनी। आपको बता दें कि जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनका निर्माण सही से ना होने की वजह से जो भी परेशानी हो रही थी उसकी
विरोध में शिवराज के मंत्री की तरफ से 66 दिन तक नंगे पांव रखे गए। सिंधिया के आग्रह पर प्रद्युमन तोमर ने एक बार फिर चप्पल पहनी और आपको बता दें कि सिंधिया ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि जिन सड़कों की वजह से प्रद्युमन सिंह तोमर की तरफ से ये पूरा अनशन किया गया था, अब वो सड़कें बहुत ही शानदार तरीके से बनाई जा रही हैं। वहीं मशहूर तेलुगु एक्टर चलपति राव का 78 साल की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चलपति राव ने तेलुगु फिल्मों में कॉमेडी और विलन के रोल निभाए थे। एक्टर ने 600 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर और निर्माता को जाहिर तौर पर रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चलपति राव के परिवार ने कहा कि एक्टर का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को उनकी बेटी के अमेरिका से आने के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्थिव शरीर को रवि बाबू के घर पर रखा जाएगा, जहां मशहूर हस्तियां और प्रशंसक उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। चलपति राव के निधन की खबर जैसे ही फैली, इंडस्ट्री में उनके साथी और फैंस ने शोक जताने के लिए सोशल मीडिया का रुख किया। एक्टर और निर्माता नंदामुरी कल्याण राम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से चलपति राव के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। चलपति राव की प्रोडक्शन कंपनी के तहत कलयुग कुशनु डू कड़ापरेडम्मा, जगन्नाटकम, पेलेंटे नुरेला पंटा, प्रेसिडेंटे गिरी अल्लडू, अर्धरात्रि, हत्यालू और रक्तम चिंदिना रात्रि जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ था। उन्होंने कई टीवी सीरीज में भी परफॉर्म किया था। उनके बेटे रवि बाबू ने खुद को एक शानदार एक्टर और फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया। टॉलीवुड के कई सितारों ने एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि साउथ के एक्टर चलपति राव का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। काफ़ी फेमस एक्टर रहे, निर्माता के तौर पर भी काम किया। उनके प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। आज उनके लिए एक बड़ी क्षति वो महसूस कर रहे हैं। हार्ट अटैक की वजह से चलपति राव का निधन हुआ। साउथ में बहुत सारी फिल्मों में अपनी अलग सी छाप उन्होंने छोड़ी। उनके बेटे एक्टर रवि अपने एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार होगा, जब उनकी बेटी अमेरिका से वापस लौट आएगी। साल की उम्र में निधन हुआ उनका। 28 दिसंबर को अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को उनके बेटे के घर रखवाया गया है, जहां पर प्रशंसक और बड़ी हस्तियां जाकर उनको अंतिम विदाई दे सकती हैं, अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंच सकती हैं। अठहत्तर साल की उम्र में साउथ के दिग्गज एक्टर चलपति राव का निधन, हार्ट अटैक की वजह से मौत बताई जा रही है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर चलपति राव की शनिवार रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। आपको बता दें 25 दिसंबर को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने 78 साल के एक्टर चलपति राव का शनिवार देर रात निधन हो गया। वहीं इस बात की जानकारी परिवार की तरफ से मिली। हालांकि कई बड़ी हस्तियों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद साफ पता चल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी के जो मिल पा रही है के अनुसार एक्टर चलपति राव काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें झेल रहे थे। एक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनके 2 बेटे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। एक बहुत बड़ी क्षति है तेलुगु इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि चलपति राव ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था। चलिए बात करेंगे रीवा की, जहां रीवा पुलिस ने युवती के साथ बर्बरता करने वाले युवक पंकज त्रिपाठी को यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। आरोपी के पुस्तैनी घर कूड़ी गांव मऊगंज में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। आरोपी युवक का गर्लफ्रेंड से बर्बरता करने वाला खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में 19 वर्षीय गर्लफ्रेंड को 24 वर्षीय पंकज त्रिपाठी बेरहमी से
पीटता हुआ नजर आ रहा था। बर्बरता करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पंकज त्रिपाठी के खिलाफ अपहरण, मारपीट जैसी कई संगीन धारा 294, 323, 366, 506, 34 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और अब आरोपी के घर पर पीला पंजा चला दिया गया है। प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लोगों में बहुत गुस्सा था इस वीडियो को देखने के बाद और अब आरोपी को यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पुश्तैनी घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, पीला पंजा उस पर चला है। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर बायो से बीजेपी का नाम हटा दिया है। उन्होंने खुद इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया और इसकी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी में हो रही अपनी उपेक्षा की वजह से वरुण काफी नाराज हैं। वो पहले भी कई बार मोदी सरकार का विरोध कर चुके हैं। इससे पहले वरुण ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध किया था। साथ ही कोविड, श्रमिकों की वापसी सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। वहीं ट्विटर बायो से बीजेपी को हटाने के बाद उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। वरुण गांधी अक्सर सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर बोलते नजर आते हैं और अब कहीं ना कहीं बीजेपी से अपनी नाराजगी उन्होंने साफ कर दी है। वरुण गांधी ने ट्विटर बायो से बीजेपी का नाम हटा दिया है। बीजेपी नेता ने खुद ये स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके बाद उनकी तरफ से दिखाया गया कि बीजेपी का नाम वो अपने बायो से हटा चुके हैं। कई ऐसे मौके रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कोविड का मौका हो, कई ऐसे मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको लेकर वरुण गांधी काफी मुखर होते नजर आए हैं। कई बार सरकार पर निशाना साधते भी नहीं नजर आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी में अपनी उपेक्षा से नाराज भी वरुण गांधी बताए जा रहे हैं। और ऐसे में जब उन्होंने बीजेपी का नाम अपनी बायो से हटा दिया, अपने ऑफिशियल अकाउंट की बायो से हटा दिया है, तो अब ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का रुख भी कर सकते हैं। ये अटकलें भी अब तेज हो गई हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम दोपहर 2 बजे हेल्थ अस्पताल पहुंचे और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में स्वदेशी मेले का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरे पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अगले 5 दिनों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की है। राजधानी में अगले 24 घंटों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। समूचे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शीतलहर के साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया। इन राज्यों के कई इलाकों में तापमान 3 से 7 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया है। इस वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्टेशन पर भी इसका असर देखा जा सकता है। लोगों को यहाँ ठिठुरन महसूस होने लगी है। दिल्ली में आज 26 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री आंका गया, वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली और एनसीआर में फिलहाल गहरा कोहरा बना रहा और अगले दिन कई दिन तक रहने वाला है। पालम और सफदरजंग में 100 मीटर की विजिबिलिटी आकी गई। जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके मुताबिक 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक 5 दिन इस सीजन के सबसे सर्द दिन रह सकते हैं। इस दौरान पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में रात का तापमान माइनस में जा सकता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में रात का 1 से 4 बजे के बीच में 4 डिग्री के बीच तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन का तापमान, अधिकतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना भी जताई गई है। यानी कि कड़ाके की ठंड अभी आने वाले कुछ दिन में लोगों को परेशान करने वाली है। चाहे राजस्थान की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की, हरियाणा पंजाब की बात की जाए, तो सब जगह कोहरा परेशान कर रहा है और साथ ही साथ तापमान लगातार गिर रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली में फिलहाल शिमला जैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो गाड़ियां चला रहे हैं वो ज़्यादा गति में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ रही है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।